हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का रेलवे स्पेशल साइंस के इस कोर्स में। ये मोशन चैप्टर का क्लास 4 है। मोशन चैप्टर में अब तक हम लोगों ने जो टॉपिक्स पढ़ लिए हैं उनमें है पोजीशन, रेस्ट एंड मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों टॉपिक्स को हम लोगों ने कवर किया था क्लास 1 में। क्लास 2 में हम लोगों ने स्पीड एंड वेलोसिटी को कवर किया। क्लास 3 में हम लोगों ने एक्सेलरेशन, त्वरण को पढ़ा। ये हमारा क्लास 4 है। इसमें हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन को कवर करेंगे। गति के समीकरणों को हम लोग पढ़ेंगे। गति के समीकरण के ऊपर न्यूमेरिकल ही मैक्सिमम पूछे जाते हैं, तो उन सारे न्यूमेरिकल को हम लोग करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशंस। देखिए, हम लोगों ने पढ़ लिया दूरी और विस्थापन के बारे में, हम लोगों ने पढ़ लिया चाल और वेग के बारे में, हम लोगों ने पढ़ लिया त्वरण के बारे में, और समय हम जानते हैं समय क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे उन सारे समीकरणों के बारे में जो इन सारे भौतिक राशियों के बीच संबंध को बताता है। पहले हम लोगों ने एक एक करके इन सारे को पढ़ा, दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण, इन सब को पढ़ा। अब इन सब के बीच इन सब का आपस में क्या संबंध है उसे बताने के लिए समीकरण होते हैं। उसी को हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन बोलते हैं। गति के समीकरण कहलाते हैं वो सारे के सारे। तो गति के पहले आपको 3 समीकरण पढ़ने हैं, है ना। इसके अलावा कुछ और भी समीकरणों को हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले आपको ये 3 पढ़ने हैं। इनके ऊपर ही आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला समीकरण है v = u + at। यह संबंध बताता है वेग और समय के बीच। वेग और समय के बीच, यहां पर ध्यान से देख लो आप, जो u है यह प्रारंभिक वेग है, यह प्रारंभिक वेग है। u हमारा प्रारंभिक वेग है। जो v है ये अंतिम वेग है। a एक समान त्वरण है। एक समान त्वरण ही आपको पढ़ना है, असमान त्वरण आपको नहीं पढ़ना है। s विस्थापन है, t समय है। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि विस्थापन के स्थान पर हम दूरी लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं? जब सीधी रेखा में गति हो। हम जानते हैं कि वेग के स्थान पर हम चाल लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं? जब सीधी रेखा में गति हो। तो कहीं पर अगर चाल लिखा हो, कहीं पर दूरी लिखा हो और हम इन समीकरणों को लगाएंगे, तब आपके माइंड में ये नहीं चलना चाहिए कि यार ये क्या बात हुई, वेग के स्थान पर चाल दिया गया है फिर भी ये हम समीकरण लगा रहे हैं। तब आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए कि कोई बात नहीं है, वेग के जगह पर चाल लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि जो गति है वो सीधी रेखा में हो रही होगी। ठीक है। तो विस्थापन के स्थान पर आप दूरी बोल दोगे, वेग के स्थान पर आप चाल बोल दोगे, अगर आपको मालूम पड़ गया कि गति सीधी रेखा में है। अच्छा, अगर मान लीजिए कि आप सवाल में क्लियरली ये मेंशन नहीं है कि जो गति है वो सीधी रेखा में हो रही है या नहीं हो रही है, तो आप सीधी रेखा में ही मान करके चलेंगे। ठीक। अब देखो, v = u + at, ये संबंध बताएगा वेग और समय के बीच। ठीक है, वेग और समय के बीच। दूसरा समीकरण है s = ut + ½ at²। यह संबंध बताएगा स्थिति और समय के बीच। स्थिति और समय के बीच। v² - u² = 2as, ये हमें संबंध बताता है स्थिति और वेग के बीच। यहां पर s के लिए स्थिति आया है। s क्या है? विस्थापन है। जरूरत पड़ने पर आप इसको दूरी मान सकते हो। जरूरत पड़ने में क्या, अगर सीधी रेखा में गति हो रही है तो आप विस्थापन को जो है दूरी से रिप्लेस कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपसे यही प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा समीकरण किसके बीच में संबंध को बताता है। तो ये आपको याद रखना है। और ये सारे के सारे जो गति के समीकरण हैं ये मान्य है केवल नियत त्वरण के लिए, यानी त्वरण जो है वो चेंज नहीं होगा। एक समान त्वरण के लिए याद करो, पिछले क्लास में मैंने आपको ग्राफ बताया था एक समान त्वरण का। एक समान त्वरण का ग्राफ मैंने आपको बताया था, त्वरण और समय के बीच में ये ग्राफ मैंने आपको बताया था। तो ऐसे त्वरण के लिए ही ये गति के समीकरण मान्य है। अच्छा, अगर मान लीजिए कि त्वरण एक समान नहीं है तो आपको नहीं पढ़ना है, आपको ये सारे समीकरण ही पढ़ने हैं। और ये सारे के सारे समीकरण मान्य हैं एक समान त्वरण के लिए, यानी कि नियत त्वरण के लिए, यानी समय के साथ त्वरण में कोई बदलाव नहीं आएगा।
समय के साथ त्वरण में कोई बदलाव नहीं आएगा, यानी कि समान समय अंतराल में जो वेग में परिवर्तन है वो समान दर से हो रहा है, उसी को हम लोग एक समान त्वरण बोलते हैं, नियत त्वरण बोलते हैं। और केवल नियत त्वरण के लिए ही ये गति के समीकरण मान्य है। ठीक, तो ये गति का पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण, ये तीसरा समीकरण। आपसे पूछा जाता है कि गति का जो तीसरा समीकरण है वो किसके बीच में संबंध बताता है, तो आपको इसी ऑर्डर में ध्यान में रखना है। ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण, ये तीसरा समीकरण, और कौन सा समीकरण किसके बीच में संबंध को बताता है ये आपको याद रखना है। अब आइए हम लोग प्रश्नों को करते हैं। ठीक, थ्योरी के नाम पर केवल आपको इतना ही पढ़ना है गति के समीकरण में। ठीक है, ये गति के समीकरण है, यही आपको थ्योरी के नाम पर पढ़ना है। गति के समीकरण के ऊपर इस एक स्लाइड में ये थ्योरी वाला पार्ट हमारा कवर हो गया। अब हम लोग प्रश्नों को करेंगे। तो गति का कौन सा समीकरण स्थिति और समय के बीच संबंध दर्शाता है? कौन सा वो समीकरण है? चलो एक बार मैं लिख करके फिर से बताता हूं। गति का जो पहला समीकरण है वो है v बराबर u प्लस at। यह संबंध बताता है वेग और समय के बीच, हमें चाहिए स्थिति और समय के बीच। जो दूसरा समीकरण है वो है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये स्थिति और समय के बीच संबंध को बताता है, यानी कि जो दूसरा समीकरण है b हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा समीकरण क्या है? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये वेग और स्थिति के बीच संबंध को बताता है। v क्या है? अंतिम वेग। u क्या है? प्रारंभिक वेग। और a त्वरण है, t समय है, s विस्थापन है। मैंने आपसे कह दिया विस्थापन के स्थान पर आप दूरी लिख सकते हो, वेग के स्थान पर आप चाल लिख सकते हो, अगर आपको मालूम है कि गति सीधी रेखा में हो रही है तो। ये ग्रुप डी का पूछा हुआ प्रश्न है। एक स्कूटर चालू होने के 10 सेकंड बाद 36 किलोमीटर पर आवर का वेग प्राप्त कर लेता है, स्कूटर का त्वरण ज्ञात करें। अब देखो, स्कूटर चालू होने के 10 सेकंड बाद, यानी स्कूटर जो है पहले रेस्ट में था, विराम अवस्था में था। फिर क्या हुआ? उसको चालू किया गया और 10 सेकंड बाद जो उसका वेग है वो 36 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। आपसे पूछा गया है कि त्वरण क्या होगा? आपको समय दिया गया है 10 सेकेंड। तो न्यूमेरिकल बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि देखना है कि कौन कौन से डेटा आपको दिए गए हैं, उसके बाद आप जो गति का समीकरण है उसको लगा सकते हो। तो देखो, आपको जो आंसर है ना वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में चाहिए, यानी कि एसआई मात्रक में चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सारे ही भौतिक राशियों को एसआई मात्रक में पुट करेंगे। तो ये जो 36 किलोमीटर पर आवर है इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे 5/18 से गुना करके। ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो, आपको u पता है, v पता है, t पता है, आपको क्या चाहिए? a चाहिए। आपको a चाहिए। तो त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन की दर, यही आपने पढ़ा। या फिर जो गति का पहला समीकरण है आप वो लिखो, v बराबर u प्लस ए टी। यहां से a आ जाएगा v माइनस यू बटे में t। ठीक, v का मान क्या है? 10 है, u का मान 0 है, समय कितना लगा? 10 सेकंड का लगा, यानी कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। d हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले देखो कि सवाल में आपको कौन कौन से डेटा दिए गए हैं और उन डेटा के आधार पर डिसाइड करो कि गति का कौन सा समीकरण यहां पर लगेगा। एक चलती हुई ट्रेन ब्रेक लगाने के बाद 20 सेकंड में रुक जाती है। ब्रेक लगाया जाएगा तो एक टाइम के बाद रुकनी ही है गाड़ी। ट्रेन का प्रारंभिक वेग क्या था यदि इसका मंदन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है? अच्छा, ट्रेन पहले कुछ स्पीड से चल रही थी, हमें नहीं मालूम है कि जो ट्रेन है वो किस स्पीड से चल रही थी, वही स्पीड अपने को चाहिए। ट्रेन जो है पहले कुछ स्पीड से चल रही थी, मान लो वो स्पीड जो है u है। फिर क्या हुआ? ब्रेक लगाया गया। ब्रेक लगाने के बाद वो जो ट्रेन है वो रुक जाती है, यानी अंतिम वेग जो है वो 0 है और रुकती है 20 सेकंड में। जब ब्रेक लगाया जाता है, पहले देखो, पहले u से चल रही थी, फिर ब्रेक लगाया गया,
ब्रेक लगाया गया तो स्पीड धीरे धीरे घटेगी ना, घटेगी, यानी वेग में परिवर्तन होगा, त्वरण उत्पन्न होगा। तो देखो मंदन दिया गया है, मंदन दिया गया है मतलब त्वरण आप बताएंगे। मंदन के स्थान पर अगर आप त्वरण लिखना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जो मान दिया गया उसमें आप ऋणात्मक चिन्ह लगा देंगे। मंदन का मतलब ही होता है ऋणात्मक त्वरण। तो मंदन अगर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो त्वरण हमारा हो जाएगा -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ट्रेन जो है पहले यू से चल रही थी, फिर ब्रेक लगाया गया। ब्रेक कुछ ऐसे लगाया गया कि अब जो ट्रेन की स्पीड है वो 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड से घट जाती है, क्योंकि त्वरण ऋणात्मक है, मतलब समय के साथ जो स्पीड है वो घटती जाएगी। तो यू से चल रही थी, ब्रेक अप्लाई किया गया। अब कंडीशन क्या बना कि हर 1 सेकंड में जो स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकंड से घट रही है, हर 1 सेकंड में घट रही है। तो घटते 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 क्या होगा, एक टाइम के बाद वेग जो है 0 हो जाएगा, यानी ट्रेन रुक जाएगी। और फिर कुछ न कुछ समय तो लगेगा ही रुकने में, वो समय 20 सेकंड लगा है। ये सारे डेटा आपको दिए गए हैं। अब आपको क्या चाहिए, प्रारंभिक वेग चाहिए, यानी कि ये u चाहिए, ये u आपको चाहिए। तो u है, v है, t है, a है, इनमें क्या रिलेशन है भाई। तो गति का पहला समीकरण आप लगाओ, v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। v हमें पता है कि 0 है, u अपने को चाहिए। a का मान देखो -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, सारे मान हम लोग SI मात्रक में डालेंगे। t हमारे पास 20 सेकंड है, यहाँ से u आ जाएगा 40 मीटर पर सेकंड। 40 मीटर पर सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो ट्रेन है ना वो इस स्पीड से चल रही थी, फिर ब्रेक लगाया गया। ब्रेक लगाने के बाद जो स्पीड है वो हर सेकंड 1-2 मीटर पर सेकंड से घटने लगी, फिर घटते 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 यानी पहले 38 मीटर पर सेकंड, फिर 1 सेकंड बाद जो है क्या हुआ 36 मीटर पर सेकंड, फिर अगले सेकंड में 34 मीटर पर सेकंड। ऐसे करते 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 जो है ट्रेन रुक जाती है और रुकने में 20 सेकंड का समय लगा था। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कोई मोटर बोट झील में विराम अवस्था से 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण से 8 सेकंड तक चलती है। इस समय अंतराल में मोटर बोट कितनी दूरी तय करती है। अब देखो जो मोटर बोट है वो विराम अवस्था से चलती है। विराम अवस्था यानी कि 0 से स्टार्ट जो है यहाँ पर ये मोटर बोट जो है हुई है। तो 0 से स्टार्ट किया गया और त्वरण कितना उत्पन्न हुआ, त्वरण उत्पन्न हुआ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, त्वरण धनात्मक है यानी स्पीड बढ़ेगी, है ना, वेग यानी कि बढ़ेगा। भाई कैसे बढ़ेगा, तो हर 1 सेकंड में जो वेग है वो 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाएगा। हर 1 सेकंड में जो वेग है 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाएगा। यानी 0 से स्टार्ट था ना, 0 से स्टार्ट हुआ, 1 सेकंड बाद जो इसकी स्पीड है 3 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, 2 सेकंड बाद 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ऐसे ही हर 1 सेकंड में जो स्पीड है पहले से 3 मीटर पर सेकंड जो है वो बढ़ जाएगी। तो 8 सेकंड तक जो है वो स्पीड लगातार बढ़ती जाएगी। तो पूछा है कि तब तक जो मोटर बोट है वो कितनी दूरी तय कर लेगी। तो आपको समय भी दिया गया है 8 सेकंड, 8 सेकंड आपको समय दिया गया है। अब आपको क्या चाहिए, एस चाहिए। आप बोलेंगे सर दूरी पूछा गया है, लेकिन ये तो एस विस्थापन होता है। तो आपको पता है कि दूरी और विस्थापन ही आपस में बराबर हो सकते हैं जब गति सीधी रेखा में हो। अब यहाँ पर आपको पता नहीं चल रहा है कि सीधी रेखा में हो रही कि नहीं हो रही है गति, तो आप सीधी रेखा में मान करके चलेंगे। अब आपके पास u है, a है, t है, s है, इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो जो गति का दूसरा समीकरण है उसको आप लगाइए। तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u का मान 0 है ना, u का मान 0 है तो ये ut ये पूरा टर्म ही हमारा 0 हो जाएगा। इसके बाद है हाफ, a का मान 3 है, समय हमारे पास 8 सेकंड है तो 8 गुने में 8 हो जाएगा, 3 गुने में 4 गुने में 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 96 मीटर। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक पिंड को प्रारंभिक वेग u से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है। इसके ऊपर उठने की अधिकतम ऊंचाई h है, कितनी होगी मान आपको बताना है। यहां पर ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है का मतलब क्या हुआ कि जमीन से ठीक 90 डिग्री ऊपर फेंका जाता है, 90 डिग्री के एंगल पे। अगर ये जमीन है तो इस जमीन से
ठीक 90 डिग्री के एंगल से ऊपर की ओर फेंका जाता है, इसी को हम लोग ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। ठीक 90 डिग्री के एंगल से इसको ऊपर की ओर फेंका जाता है, 90 डिग्री के एंगल से, जमीन से 90 डिग्री के एंगल पे। अगर जमीन से कोई और एंगल बनेगा तब मामला कुछ और हो जाएगा, वो आपको पढ़ना नहीं है। ठीक 90 डिग्री के एंगल पर जमीन से ऊपर की ओर फेंका जाएगा तो हम इसे ऊर्ध्वाधर बोलेंगे, वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की ओर फेंका जाएगा। तो जब भी अगर आप किसी पिंड को ऐसे ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकेंगे, हालांकि आप फेंकेंगे तो वो 90 डिग्री के एंगल से तो ऊपर पिंड नहीं जाने वाला है, किसी न किसी एंगल से ही आप फेंकेंगे। तो आप ऊपर फेंकेंगे तो मान लो कि आपने 90 डिग्री के एंगल से फेंक दिया किसी तरह से, तो धीरे 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 वो जो पिंड है, जो उसकी गति है, जो उसकी चाल है, वो घटती जाएगी घटती जाएगी घटती जाएगी, और घटते 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 एक पॉइंट के बाद जो है, जो उसकी चाल है वो जीरो हो जानी है, यानी बोल सकते हो कि वेग है वो शून्य हो जाएगा। तो किसी न किसी हाइट पे जाकर के जो इसका अंतिम वेग है वो जीरो हो जाना है, और फेंका गया था u से, किसी न किसी हाइट पर जाकर के जो इसका वेग है वो जीरो हो जाना है। तो ये मैक्सिमम हाइट h है, मान लो मैक्सिमम हाइट h पर जाने के बाद जो वेग है वो शून्य हो जाता है। पूछा है ये h का मान क्या होगा। अब देखो आपको u पता है, आपको v पता है, आपको h पता है। जब हम किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंकते हैं, जब हम किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो जो a का मान है, यानी जो त्वरण है, जो त्वरण है वो माइनस g के बराबर होता है। ये g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है जिसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो नियत त्वरण से जो है पिंड ऊपर की ओर जाता है, गिरेगा भी नियत त्वरण से नीचे, तो नियत त्वरण है तो हम लोग जो गति के समीकरण है वो लगा सकते हैं। अब u है, v है, आपके पास h है, ये h को ही आप यहाँ पर s बोल सकते हो, h को ही आप यहाँ पर s बोल सकते हो, g को आप यहाँ पर a बोल सकते हो, या फिर a को आप g बोल सकते हो। तो अगर आपको v पता है, आपको u पता है, आपको a पता है, आपको s पता है, तो इन सारे में क्या रिलेशन होता है, जो गति का तीसरा समीकरण है वो हमें देगा। गति का जो तीसरा समीकरण है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब देखो v जीरो है, ये जीरो स्क्वायर हो जाएगा, u हमें सवाल में दिया गया है तो इसको हम लोगों ने u ही मान रखा है। अब ये 2 हो जाएगा, a के स्थान पर हम लोग क्या डालेंगे, माइनस जी डालेंगे, a के स्थान पर हम लोग माइनस जी डालेंगे, और ये जो s है यही हमारा h है, तो ये h हो जाएगा। तो h बराबर ये हो जाएगा u स्क्वायर बटे में 2g। और देखो मैं आपको बोलूँगा कि आप ये जो सूत्र है ये डायरेक्ट आप याद रखिए, आप जो है इसको डायरेक्ट याद रखिए। जब भी हम किसी पिंड को किसी स्पीड से फेंकते हैं, मान लो u स्पीड से फेंकते हैं ऊपर, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो मैक्सिमम इस हाइट पर वो पिंड जो है हो जाएगा, इस ऊंचाई तक जाएगा, ये मैक्सिमम हाइट है। तो h बराबर u स्क्वायर बटे में 2g, h बराबर u स्क्वायर बटे में 2g, ये मैक्सिमम हाइट है, u स्क्वायर बटे में 2g, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपके एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न है। एक पिंड 0.5 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से क्षैतिज सतह पर फिसलना शुरू करता है। एक क्षैतिज सतह है, एक क्षैतिज सतह है, इस पर फिसलना जो है शुरू करता है। मान लीजिए यही पिंड है, प्रारंभिक वेग आपको दिया गया है, इससे इस पर जो है फिसलना शुरू करता है इस स्पीड से, लेकिन घर्षण के कारण इसका वेग 0.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से घटता है। अब देखो ये त्वरण दिया गया है, त्वरण दिया गया है, बोल रखा है कि हर एक सेकंड में 0.05 मीटर पर सेकंड स्पीड घट जाती है। त्वरण का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, मैं आपको समझा चुका हूं। हर एक सेकंड में 0.05 मीटर पर सेकंड की स्पीड घट जाती है। क्यों घट जाती है, क्योंकि ये जो पिंड है और जो ये सतह है इसके बीच में घर्षण काम कर रहा है, तो नो डाउट धीरे धीरे घर्षण के कारण जो स्पीड है वो घटती जाएगी और अंततः जीरो हो जानी है। तो एक समय के बाद ये पिंड जो है रुक जाएगा, एक समय के बाद ये पिंड रुक जाएगा, यानी कि अंतिम वेग जीरो हो जाएगा, क्योंकि घर्षण है तो धीरे धीरे जो है ये पिंड रुक जाएगा। ठीक, अच्छा किस रेट से स्पीड घटी है भाई, किस रेट से घटी है, तो देखो -0.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप बोलेंगे माइनस क्यों लगाया, क्योंकि देखो समय के साथ वेग घट रहा है,
समय के साथ वेग घट रहा है मतलब त्वरण ऋणात्मक है। तो त्वरण आपको यहाँ पर माइनस लगा करके नहीं दिया गया, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि अगर समय के साथ वेग घटे मतलब त्वरण ऋणात्मक होगा, तो हम लोगों ने माइनस चिन्ह के साथ त्वरण लिख लिया। मतलब कि इस स्पीड से जो पिंड है ये चल रहा था, फिर क्या हुआ, घर्षण के कारण इसकी स्पीड घटने लगी। भाई कैसे घटी, हर 1 सेकंड में 0.05 मीटर पर सेकंड से स्पीड घटने लगी। धीरे 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 घटते 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 एक टाइम के बाद जो स्पीड है या फिर वेग है ये 0 हो जानी है। ठीक, कितने समय के बाद यह पिंड रुक जाएगा, यानी यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगा, ये समय ही आपको चाहिए, ये समय ही आपको चाहिए। तो u है, a है, v है, t है, इसके बीच में क्या संबंध है, तो देखो v बराबर गति का पहला समीकरण लगाओ, v बराबर u प्लस a t, v 0 है, u 0.5 है, प्लस त्वरण आपके पास है -0.05, -0.05 समय अपने को चाहिए। यहां से हो जाएगा t बराबर 0.5 डिवाइडेड बाई 0.05, यहां से हो जाएगा ये 5/0.5, पॉइंट हटाएंगे ऊपर में 10 जाएगा, 5 से 5 उड़ाएंगे 10 सेकंड। 10 सेकंड के बाद जो है ये पिंड रुक जाएगा, 10 सेकंड के बाद ये पिंड रुक जाएगा। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये आपके एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न है। ये सवाल देखो 2025 में पूछा गया है, यानी अभी जो ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है उसमें पूछा गया है। एक व्यक्ति 2 मिनट में बिंदु ए से बी तक 1000 मीटर चलता है, इसके बाद वह वापस मुड़कर 2 मिनट में 400 मीटर दूरी तय करते हुए बिंदु सी पर पहुंचता है। इस पूरी गति के लिए उसका औसत वेग कितना होगा, औसत वेग कितना होगा, तो औसत चाल औसत वेग के ऊपर हम लोगों ने क्लास 2 में पढ़ा था। देखो बिंदु ए से बिंदु बी तक, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, तो बिंदु ए से बिंदु बी तक 1000 मीटर कोई व्यक्ति चलता है, 1000 मीटर कोई व्यक्ति चलता है 2 मिनट में। 2 मिनट में तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि आंसर आपको मीटर पर सेकंड में चाहिए, एसआई मात्रक में चाहिए, यानी कि 120 सेकंड में वो ए से बी जाता है। फिर क्या होता है, वापस से मुड़ करके 2 मिनट में 400 मीटर दूरी तय करते हुए सी पर पहुंचता है, तो मुड़ जाता है वो व्यक्ति, ऐसे मुड़ जाता है, मुड़ करके जो है मुड़ करके बिंदु सी पर पहुंचता है। ये बिंदु सी है, कितना चला मुड़ने के बाद 400 मीटर, और 2 मिनट ही समय लगा है, यानी कि 120 सेकंड समय लगा है, 120 सेकंड समय लगा है। आपसे देखो अब क्या पूछा गया है, औसत वेग पूछा गया है, औसत वेग पूछा है। यहां पर तो गलती से भी आप औसत वेग को औसत चाल नहीं समझेंगे। क्यों नहीं समझेंगे, क्योंकि इस पूरे गति में डायरेक्शन चेंज हुआ है, बी पर जाने के बाद वो डायरेक्शन चेंज किया है, मुड़ा है, तो गलती से भी आप यहाँ पर औसत वेग को आप औसत चाल नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो डायरेक्शन है ना वो चेंज हुई है एक बार। तो आपसे औसत वेग पूछा है, एवरेज वेलोसिटी पूछा है, तो एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे में टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे में टोटल टाइम, कुल विस्थापन बटे में कुल समय, टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब आइए डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, बड़ा ही आसान है डिस्प्लेसमेंट निकालना। सबसे पहले हम लोग प्रारंभिक स्थिति को मार्क करते हैं, उसके बाद अंतिम स्थिति को मार्क करते हैं, तो अंतिम स्थिति तो बिंदु सी है, और इन दोनों को मिला देते हैं स्ट्रेट लाइन से, और इसकी लंबाई हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। विस्थापन को कोई मतलब नहीं है रास्ते कैसे हैं, मतलब किस किस रास्ते चला गया है, विस्थापन को सिर्फ इस बात से मतलब है कि पहले कहाँ था, अंत में कहाँ पर है, केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति से मतलब है। तो देखो ए से बी 1000 मीटर, बी से सी 400 मीटर, तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी 600 मीटर, ये लंबाई 600 मीटर। तो जो विस्थापन है ये तो 600 मीटर है, ये जो विस्थापन है ये तो 600 मीटर है। अच्छा समय कितना लेंगे आप, समय लेंगे टोटल समय जो लगा है, टोटल समय लगा है। ए से बी जाने में 120 सेकंड का समय लगा है, बी से सी आने में 120 सेकंड का समय लगा है, तो ये हो गया 600 बट्टे में
240, जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा, 10/4 यानी कि 2.5 मीटर पर सेकेंड। 2.5 मीटर पर सेकेंड, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो मैं आपको इतना समझा रहा हूं तो इतना समय लग रहा है बनाने में, इतना समय लगेगा नहीं, ठीक है। ये तो समझाने का, क्योंकि मेरा काम है एग्जाम में आपसे सवाल बन जाए वैसे बताना, ठीक है। तो एक एक चीज मैं आपको आराम आराम से बता रहा हूं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छा होता चला जाए और एग्जाम में जो है आप सवाल को फोड़ करके आए। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक रेसिंग कार स्टार्ट होने के 10 सेकंड बाद कितनी दूरी तय करेगी यदि उसके पास 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक समान त्वरण है। एनसीईआरटी का सवाल है। अच्छा, रेसिंग कार स्टार्ट होने के बाद यानी जीरो से स्टार्ट किया गया है, जीरो से स्टार्ट किया गया है और स्टार्ट कुछ ऐसे हुआ कि उसके पास त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसका मतलब क्या हुआ, जीरो से स्टार्ट किया गया, त्वरण ये है, मतलब कि हर एक सेकंड में जो उसकी स्पीड है वो कितने से बढ़ रही है, 4 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है। हर एक सेकंड में जो उसकी स्पीड है वो कितने से बढ़ रही है, 4 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है, ठीक। एक सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड, दूसरे सेकंड में देखेंगे स्पीड तो 8 मीटर पर सेकंड जो है हो चुकी होगी, तीसरे सेकंड में 12 मीटर पर सेकंड हो चुकी होगी। ऐसे ही आप 10 सेकंड बाद निकाल सकते हो। लेकिन हमें से यहाँ पर डिस्टेंस पूछा गया है कि जब तक 10 सेकंड तक ये जो कार है ये चलेगी तब तक कुछ दूरी तय कर लेगी, तो वही दूरी जो है आपसे पूछा गया है। समय जो है आपको दिया गया है 10 सेकंड। अब देखो U है, A है, T है और आपको S चाहिए। क्या रिलेशन है इन सब के बीच में, तो S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर हो जाएगा, जो गति का दूसरा समीकरण है। S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। U का मान 0 है, अगर U का मान 0 है तो ये पूरा टर्म हमारा 0 हो जाएगा। हाफ A का मान 4 है, समय आपके पास 10 सेकंड है तो 10 गुने में 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 मीटर। 200 मीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये ग्रुप डी का पूछा हुआ सवाल है। 10 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिशील एक स्कूटर ब्रेक लगाने के बाद 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है और रुक जाता है। देखो जो ये स्कूटर है ये चल तो रहा था 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, आप चला तो रहे थे स्कूटर इस स्पीड से, फिर आप ब्रेक ले लेते हैं। आप ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक लेने के बाद त्वरण इतना उत्पन्न होता है। इसका क्या मतलब हुआ, ब्रेक लेने के बाद जो आपकी स्कूटर की स्पीड है वो एक सेकंड में जो है 0.5 मीटर पर सेकंड से घटने लगती है, यानी हर एक सेकंड में आपके स्कूटर की जो स्पीड है वो 0.5 मीटर पर सेकंड से घटने लगती है। पहले 10 थी, ब्रेक लगाया, उसके बाद इस रेट से स्पीड जो है वो घटने लगी, घटते 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 अंत में जा करके वेग 0, स्पीड 0। अब रुकने तक कुछ ना कुछ दूरी तो तय कर ली जाएगी, वही दूरी आपको चाहिए, वही दूरी आपको चाहिए। तो आपके पास V है, U है, A है, S है, इनके बीच में क्या रिलेशन है, तो इनके बीच में रिलेशन है V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS, जो गति का तीसरा समीकरण है। लास्ट में जाकर के वेग 0 हो जाना है। U 10 मीटर पर सेकंड है तो 10 का स्क्वायर करेंगे, सारे मान हम लोग SI मात्रक में डाल रहे हैं। 2 गुने में त्वरण माइनस 0.5 हो जाएगा और आपको S चाहिए, ये हो जाएगा -100 बटे में -1 गुने में S, यहाँ से S हो जाएगा 100 मीटर, तो आंसर हमारा 100 हो जाएगा। ए हमारा राइट आंसर। एक रेलगाड़ी विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर पर आवर का वेग प्राप्त कर लेती है यदि त्वरण एक समान है। एक समान त्वरण के ऊपर ही आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। त्वरण आपको बताना है और इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। रेलगाड़ी रुकी हुई थी, है ना, रुकी हुई थी, बोल रखा है विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, यानी कि प्रारंभिक वेग 0। फिर क्या होता है, 5 मिनट में
अच्छा, मिनट को हम लोग सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि आंसर आपको देखो एसआई मात्रक में चाहिए। तो 5 मिनट में यानी कि 5 गुने में 60, तो ये 300 सेकेंड। 300 सेकेंड में जो वेग है वो 72 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। 300 सेकेंड में 72 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 5/18 से हम लोग गुना करेंगे, ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो 0 से स्टार्ट हुआ था, 300 सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड जो है वेग हो जाता है। तो त्वरण बताइए, पहले तो आपको त्वरण बताना है, फिर इस 5 मिनट में या फिर बोल दो ये वेग प्राप्त करने में कितनी दूरी तय की जाएगी, ये भी आपको चाहिए। तो दोनों आप निकाल लो, त्वरण निकाल लो। v माइनस में u बट्टे में t, यहां से त्वरण आ जाएगा। v है 20, u का मान 0 बट्टे में समय कितना लगा 300, यहां से त्वरण आ जाएगा 1/15, 1/15, ये बराबर आ जाएगा 0.0667 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आप भाग दे करके देखो, इतना आएगा, यानी कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अभी हमें दूरी भी चाहिए, हमें दूरी भी चाहिए। तो अब देखो आपको u पता है, t पता है, v पता है, a पता है, और अब आपको जो है ये s चाहिए, ये s चाहिए। तो s निकाल लीजिए, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, आप फॉर्मूला लगा लो। s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, जो गति का दूसरा समीकरण है। अब देखो u 0 है तो ये ut, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा हाफ इनटू में 1/15, यहाँ पर मान डालते हैं, गुने में समय, समय 300 सेकंड है, तो 300 गुने में 300 हो जाएगा, और 15 गुने में 2 30 हो जाएगा। इस 30 से उसको उड़ाएंगे 10 बार में, तो ये 3000 आ जाएगा। 10 गुने में 300, 3000 मीटर आ जाएगा। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एक कार एक समान रूप से त्वरण होकर के, त्वरित होकर के होना चाहिए, त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर की गति प्राप्त करती है। ज्ञात करना है त्वरण और उतने समय में कार द्वारा तय की गई दूरी। तो देखो, जो प्रारंभिक वेग था वो 18 किलोमीटर पर आवर था, तो इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड ये कार का वेग था। फिर क्या हुआ, एक्सीलरेटर दिया गया भाई, और जो कार का वेग है वो 36 किलोमीटर पर आवर हो गया। मीटर पर सेकंड में अगर देखा जाए तो 10 मीटर पर सेकंड हो गया। कितना टाइम लगा, यहां से यहां वेग को आने में कितना टाइम लगा, ये समय लगा है 5 सेकंड। तो एक 5 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड जो है वेग में परिवर्तन हुआ, तो एकांक समय में निकाल लो, वही त्वरण हो जाएगा। त्वरण पूछा गया है तो v माइनस में u बट्टे में t हो जाएगा। v का मान 10 है, u का मान 5 है, और समय कितना लगा 5 लगा, तो ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा त्वरण। अब इस वेग को प्राप्त करने में, या फिर बोल दो 5 सेकंड में कुछ दूरी भी तय की गई होगी, वो दूरी चाहिए। तो दूरी के लिए वापस से हम लोग क्या करेंगे, वही सूत्र लगाएंगे, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। जो पिछला सवाल था वैसा ही सवाल है, बस पिछले वाले में 0 से स्टार्ट किया गया था, इस बार 18 से स्टार्ट किया गया है। इस बार u का मान हमें दिया गया है 5 मीटर पर सेकंड है, तो 5 गुने में समय हमारे पास 5 सेकंड ही है, प्लस हाफ हो जाएगा। त्वरण हम लोगों ने निकाल लिया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समय हमारे पास 5 सेकंड है, तो ये 25 हो जाएगा, प्लस ये 25 हो जाएगा, 25 का आधा जो है 12.5 हो जाएगा। अब ये 25 और 12.5 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 37.5 आएगा, यानी कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर जो है
आपसे त्वरण पूछा गया था और आपसे जो है ये दूरी पूछी गई थी। किसी कार पर ब्रेक लगाने पर वह गति की विपरीत दिशा में 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है। यदि कार ब्रेक लगाने के बाद रुकने में 2 सेकंड लेती है तो उस समय अंतराल में तय की गई दूरी क्या होगी। यानी पहले कुछ स्पीड जो है वो कार की थी, फिर ब्रेक लगाया गया है ना, और 2 सेकंड में कार जो है वो रुक जाती है। तो जब तक वो रुकी कितनी दूरी चल ली ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। और जो त्वरण है वो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लेकिन ऋणात्मक त्वरण होगा यहाँ पर, क्योंकि जो स्पीड है ब्रेक लगाने के बाद वो घटेगी। समय के साथ अगर वेग घट रहा है तो त्वरण हमारा ऋणात्मक हो जाएगा, त्वरण हमारा ऋणात्मक हो जाएगा। तो देखो आपको ना प्रारंभिक वेग नहीं मालूम है कि कार जो है किस स्पीड से चल रही थी, फिर ब्रेक लगाया गया, त्वरण उत्पन्न हुआ -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। लास्ट में जाकर के जो कार है वो रुक जाती है, लेकिन रुकने में समय कितना लग गया, 2 सेकंड का समय लग गया। आपको दूरी चाहिए, आपको दूरी चाहिए। अब देखो दूरी निकालने के लिए ना गति के जो आप 3 समीकरण देखेंगे, तीनों में जो है प्रारंभिक वेग दिया गया है, तीनों में प्रारंभिक वेग है। जो पहला समीकरण है वो है v बराबर u प्लस ए टी, प्रारंभिक वेग है। दूरी निकालने के लिए आपके पास ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। इसमें देखो इसमें भी u है, u चाहिए आपको। एक और फॉर्मूला है जहां से आप दूरी निकाल सकते हो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। यहां भी देखो प्रारंभिक वेग चाहिए। यानी सबसे पहले आप क्या करो कि प्रारंभिक वेग निकाल लो। तो प्रारंभिक वेग निकालना बड़ा ही आसान है। देखो आपको अंतिम वेग दिया गया है, प्रारंभिक वेग चाहिए और त्वरण आपको दिया गया है। तो त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन की दर, या फिर बोल दो आप ये वाला जो समीकरण है इसको लगा लो। तो v बराबर u प्लस ए टी से v हमारा 0 हो जाएगा, u अपने को चाहिए, a का मान -6 हो जाएगा, t का मान 2 हो जाएगा। तो यहां से u कितना आ गया, u बराबर आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। u 12 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब आप इन दोनों में से कोई भी सूत्र लगा सकते हो। तो चलो गति का तीसरा समीकरण लिखते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v हमारा 0 है तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, u स्क्वायर 12 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 2 गुने में a का मान -6 हो जाएगा गुने में s अपने को। तो ये s बराबर हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा बट्टे में ये 2 गुने में 6 12 हो जाएगा। तो 12 गुने में 144 सॉरी 12 गुने में 12 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा, 12 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 12 मीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई बस विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है। अब विराम अवस्था बोल रखा है, यानी कि u हमारा 0 हो जाएगा, प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा, तथा 2 मिनट तक 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है। त्वरण हमारा हो जाएगा यहाँ पर 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 मिनट तक चलती है इसी वाले त्वरण के साथ। 2 मिनट बोले तो 2 गुने में 60 यानी कि 120 सेकंड तक। इतने समय बाद बस की चाल और तय की गई दूरी होगी। तो देखो आपको v चाहिए 120 सेकंड बाद। देखो 0 से स्टार्ट किया गया था और हर 1 सेकंड में स्पीड कितने से बढ़ जा रही है, 0.1 मीटर पर सेकंड से बढ़ जा रही है। तो 120 सेकंड में बताओ कितना हो जाएगा। तो 120 से इसमें गुना कर दो। तो v बराबर u प्लस ए टी हो जाएगा। u तो हमारा 0 है, a का मान 0.1 है और t हमारा 120 है। तो देखो त्वरण में हम लोगों ने इससे गुना किया तो v हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। 120 सेकंड बाद आप देखेंगे तो जो बस है इसकी चाल 12 मीटर पर सेकंड हो चुकी होगी। अब ये 12 मीटर पर सेकंड स्पीड को प्राप्त करने तक कुछ दूरी भी कुछ दूरी भी चल ली गई होगी, है ना, तय की गई होगी। तो उस तय की गई दूरी को बताना है। तो आप जो है ऐसे बता सकते हो, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लो। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि u हमारे पास 0 है। तो ये हाफ a का मान 0.1 है
समय हमारे पास कितना है 120 सेकेंड, तो 120 गुने में 120 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, 12 बट्टे में 2 6, 6 गुने में 120 यानी कि 12 छक 72, 720 मीटर। तो 12 मीटर पर सेकेंड और 720 मीटर, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, ब्रेक लगाने पर वह -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक समान त्वरण उत्पन्न करती है। रेलगाड़ी विराम अवस्था में आने से पहले कितनी दूरी तय करेगी? तो 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही थी, फिर ब्रेक लगाया गया, ब्रेक लगाने के बाद त्वरण जो है उत्पन्न होगा, ऋणात्मक त्वरण उत्पन्न होगा, ठीक, क्योंकि ब्रेक लगाने के बाद जो स्पीड है या फिर जो वेग है समय के साथ घटेगा, तो जो त्वरण उत्पन्न होगा वो ऋणात्मक त्वरण उत्पन्न होगा। अच्छा, मान लीजिए आप ही कार चला रहे होते हैं, बाइक चला रहे होते हैं, आप ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो जैसे ही आप ब्रेक अप्लाई करते हैं एक समय के बाद जो है वो आपकी बाइक या फिर कार रुक जाती, लेकिन जब तक रुकती तब तक कुछ दूरी वो चल लेती। उस दूरी को ना स्टॉपिंग डिस्टेंस कहा जाता है। उस दूरी को क्या कहा जाता है? स्टॉपिंग डिस्टेंस कहा जाता है, यानी ब्रेक लगाने के बाद से लेकर के रुकने तक की जो दूरी है स्टॉपिंग डिस्टेंस कहा जाता है। तो मैं आपको बोलूंगा ना कि आप जो है सीधा फॉर्मूला ही याद रखिए यहां पर, स्टॉपिंग डिस्टेंस u²/2a। कहां पर लगाएंगे ये फॉर्मूला? देखो ये यहां से आया है, v² - u² = 2as, यहां से आया है। अंत में जाकर के जो है विराम अवस्था में गाड़ी आ जाएगी, ये 0 हो जाएगा, ये बचेगा -u² = 2 है ना as। तो यहां से देखो a भी हमारा ऋणात्मक ही मान इसमें आएगा, तो हम लोग क्या करते हैं पहले ही ऋणात्मक मान डाल लेते हैं, 2 गुने में -a और गुने में s, बंधन को हम लोगों ने डाल दिया, यहां से s आ जाएगा u²/2a। ठीक, ये s क्या है? ये दूरी है, ब्रेक लगाने के बाद से लेकर के रुकने तक की जो दूरी है u²/2a। तो इसी को हम लोग स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलते हैं। सीधा आप ये फॉर्मूला जो है याद कर लो, इस प्रकार के प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस आपको चाहिए तो u²/2a आप मान डालेंगे। अब देखो u का मान आपको दिया गया है 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर है, 5/18 से गुना करेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये 25 हो जाएगा, 25 मीटर पर सेकंड। यहां पर डालेंगे 25 गुने में 25 बटे में 2 गुने में, अब देखो त्वरण जो है हम यहाँ पर -0.5 नहीं डालेंगे, क्यों? क्योंकि ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया है, निकाला है, इसमें हम लोगों ने त्वरण को पहले ही ऋणात्मक ले लिया है, त्वरण को हम लोगों ने पहले ही ऋणात्मक ले लिया है, इसीलिए माइनस के साथ आप यहाँ पर त्वरण नहीं डालेंगे, आप सीधा मान डालेंगे। समझ में आया? इस माइनस को हटाने के लिए हम लोगों ने पहले ही त्वरण को ऋणात्मक ले लिया है। ठीक, तो देखो आपको सवाल में क्या दिया गया है, आपको सवाल में दिया गया है a बराबर -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो -a का मान कितना हो जाएगा? 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यही मान तो हम लोगों ने इसमें डाला है, तो एक्चुअल में जो हम लोग यहां पर a डालेंगे वो -a होगा 0.5, यही मान आप सीधा यहां पर पुट करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर में 10 आएगा, 5 से इसको उड़ाएंगे 5 बार में, 2 से इसको उड़ाएंगे 5 बार में, तो ये 625 आ रहा है, 625 मीटर। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना है? 625 मीटर। एक ट्रॉली आनत तल पर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जा रही है, गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? तो गति को प्रारंभ किया गया है, यानी 0 से स्टार्ट किया गया है, और त्वरण कितना है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो 0 से स्टार्ट किया गया और त्वरण है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी हर 1 सेकंड में जो वेग है 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ जा रहा है। तो 1 सेकंड बाद जो है वेग 2 मीटर पर सेकंड हो चुका होगा, फिर 1 सेकंड बाद यानी कि टोटल 2 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड हो चुका होगा, फिर अगले 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाएगा, 6 मीटर पर सेकंड हो चुका होगा। तो डी हमारा राइट आंसर। ये तो थियोरेटिकली मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन आप इसको फॉर्मूले से बना लो। v बराबर u प्लस ए टी, v आपको चाहिए ना, u तो 0 हो जाएगा, a का मान 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और समय हमारे पास 3 है,
तो ये 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 5 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है। ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर यानी कि वर्टिकली अपवर्ड, जमीन से 90 डिग्री के एंगल पर ऊपर की ओर फेंका जाता है। यदि गति के दौरान पत्थर का नीचे की ओर त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यानी गुरुत्व त्वरण जो कि नीचे की ओर काम करता है, चाहे वस्तु ऊपर की ओर जाए चाहे नीचे की ओर आए, नीचे की ओर ही काम करता है, तो पत्थर द्वारा अधिकतम ऊंचाई तथा वहां पहुंचने में लगा समय क्या होगा। तो जमीन है, जमीन से फेंका गया पत्थर को 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। तो जब पत्थर को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो त्वरण हमारा -g के बराबर होता है, और ये g का मान आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर देना है, तो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद ये जो पत्थर है ये रुक जाएगा। ठीक, तो ये मैक्सिमम हाइट आपको बताना है। तो मैक्सिमम हाइट आपको बताना है तो v² - u² = 2as, ये फॉर्मूला लगाएंगे। v हमारा 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। चलो पहले 5 का स्क्वायर लिख लेते हैं। 5 का स्क्वायर गुने में 2, a का मान -10 डालेंगे, और s जो है हमारा यहाँ पर h हो जाएगा। यहाँ से h निकालेंगे, ये आ जाएगा 1.25 मीटर। यानी ये a और d हमारा, a और c हमारा ऑप्शन जो है ये दोनों के दोनों गलत है। अब कुल कितना समय लगेगा, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे v = u + at, ये लगा सकते हैं ना। v का मान 0 हो जाएगा, u का मान 5 दिया गया है, a का मान -10 हो जाएगा, और समय आपको चाहिए, तो यहां से t आ जाएगा -5 बटे में -10 बराबर 1/2, यानी कि 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कोई कार विराम अवस्था से गति आरंभ करके x अक्ष के अनुदिश नियत त्वरण 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से 8 सेकंड तक गमन करती है। इसके बाद यदि कार नियत वेग से चलती रहती है तो विराम से गति आरंभ करने के बाद 12 सेकंड में यह कितनी दूरी तय करेगी। विराम से गति आरंभ करने के बाद 12 सेकंड में यह कितनी दूरी तय करेगी। अब इस सवाल में देखो क्या कहा गया, ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया सवाल है कि 0 से स्टार्ट किया गया था, 0 से स्टार्ट किया गया था। कोई कार है, x एक्सिस के अनुदिश है, तो मान लो यही x एक्सिस है ना, ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है। x एक्सिस नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सीधी रेखा में आपको मान करके चलनी है कि गति हो रही है। अब जो कार है, मान लो ये कार है, ये 0 से स्टार्ट हुई। कहा गया है कि देखो 8 सेकंड तक ना, पूरे के पूरे 8 सेकंड तक इसके पास त्वरण कितना था, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। पूरे 8 सेकंड तक जो त्वरण है इसके पास 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। मतलब क्या हुआ कि जो इसकी स्पीड है या फिर जो इसका वेग है, हर 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाता है, हर 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाता है। 0 से स्टार्ट किया था, 1 सेकंड के बाद इसकी स्पीड कितनी हो चुकी होगी, 5 मीटर पर सेकंड। फिर अगले 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाएगी, यानी 2 सेकंड में कितनी हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड। ऐसे ही करते करते जाओगे तो 8 सेकंड में इसकी स्पीड जो है 40 मीटर पर सेकंड हो चुकी होगी। यानी कि यहां तक आते आते जो इसकी स्पीड है वो कितनी हो चुकी होगी, 40 मीटर पर सेकंड हो चुकी होगी। क्योंकि त्वरण जो है वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यानी कि हर 1 सेकंड में इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड से बढ़ जा रही है। और 0 से स्टार्ट किया गया था तो 8 सेकंड में 40 मीटर पर सेकंड स्पीड हो जाएगी। अदरवाइज आप ऐसे निकाल लो, v = u + at। ठीक, u हमारा 0 हो जाएगा, a का मान 5 है और समय 8 है, तो 40 मीटर पर सेकंड। राइट, 8 सेकंड के बाद देखो क्या हुआ, बोला कि इस वाले त्वरण से तो 8 सेकंड तक गमन करती है। इसके बाद क्या हुआ देखो, इसके बाद कार नियत वेग से चलती रहती है। नियत वेग के लिए कोई त्वरण नहीं होता है,
यानी कि 8 सेकंड के बाद जो ये 40 मीटर पर सेकंड इसका वेग हो चुका है, अब पूरे 12 सेकंड तक, यानी कि अगले 4 सेकंड तक, है ना, अगले 4 सेकंड तक, कुल मिलाकर के 12 सेकंड हो जाएगा। तो अगले 4 सेकंड तक ये जो कार है ये इसी स्पीड से चलती रहेगी, इसी स्पीड से चलती रहेगी, इसी वेग से जो है ये कार चलती रहेगी। इसी वेग से अगर कार चलती रहेगी, यही वेग जो है ये नियत वेग है। अगर इसी वेग से ये कार चलती रहेगी यानी कि त्वरण जो है 0 है। अगर त्वरण 0 है, अगर गति त्वरित नहीं है, तो आपके पास एक ही फॉर्मूला है न्यूमेरिकल बनाने के लिए, एक ही फॉर्मूला है, वो है डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू में टाइम। अगर गति त्वरित नहीं है यानी गति में त्वरण नहीं है, तो आपके पास एकमात्र यही फॉर्मूला है न्यूमेरिकल बनाने के लिए, दूरी बराबर चाल गुने में समय। तो मुझे बताओ कि 8 सेकंड के बाद ये जो 4 सेकंड है इसमें कितनी दूरी तय की जाएगी, ठीक, और ये 0 सेकंड से 8 सेकंड तक कितनी दूरी तय की जाएगी। इन दोनों को जोड़ दो, वही आपको आंसर चाहिए कि गति आरंभ करने के बाद 12 सेकंड में, यहां से स्टार्ट हुआ था और 12 सेकंड में कार यहां तक पहुंच जाएगी। इस पूरे में डिस्टेंस कितना कवर हुआ यही आपको बताना है। तो 2 पार्ट में ये डिस्टेंस निकल करके आएगा, क्योंकि एक पार्ट में तो त्वरित गति है, एक समान त्वरण वाला गति है, और दूसरे में त्वरण है ही नहीं। जहां त्वरण नहीं है वहां आपके पास ये फॉर्मूला है मान को निकालने के लिए। तो यहां पर आप डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, यहां पर आप डिस्टेंस निकालेंगे, स्पीड कितनी है भाई 40 मीटर पर सेकंड, यही नियत वेग है, और समय कितना है 4 सेकंड, 4 सेकंड है, तो ये 160 मीटर डिस्टेंस है, यानी कि ये 160 मीटर डिस्टेंस जो है कवर किया जाएगा 4 सेकंड से 12 सेकंड तक, सॉरी 8 सेकंड से 12 सेकंड तक, यानी कि इन 4 सेकंड में। अब इस वाले में आ जाओ, इस वाले में तो भाई त्वरण है, इस वाले में त्वरण है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लेते हैं, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लेते हैं। अब ये तो हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि u 0 है ना, इस 8 सेकंड के लिए, क्योंकि इस 8 सेकंड तक ही त्वरण जो है वो था, यानी इस 8 सेकंड तक नियत वेग नहीं था, वेग जो है लगातार बढ़ा है हर 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड। अब ये हाफ हो जाएगा, a का मान 5 है, समय हमारे पास 8 है, तो 8 गुने में 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 से इसको उड़ाएंगे 4 बार में, तो ये 160 मीटर आएगा। यानी कि यहां भी जो है 160 मीटर डिस्टेंस कवर किया जाएगा। फर्क क्या है कि पहले वाले में वेग एक समान नहीं था और बाद वाले में एक समान है। तो 0 सेकंड से लेकर के जब से स्टार्ट हुआ है तब से लेकर के 12 सेकंड में कितनी दूरी तय कर ली गई, कितनी दूरी तय कर ली गई, तो आप बोलेंगे 160 मीटर प्लस 160 मीटर यानी कि 320 मीटर, कुल मिलाकर के 320 मीटर दूरी जो है वो तय की गई है, कुल मिलाकर के 320 मीटर दूरी तय की गई है, राइट। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। तो गति के आपने 3 समीकरण देखे अब तक, ये 3 समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, ये गति का पहला समीकरण, ये गति का दूसरा समीकरण s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और गति का तीसरा समीकरण v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। कुछ और समीकरणों को देख लो, जिसमें से एक तो ये है जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, nवें सेकंड में कुल विस्थापन या फिर दूरी, विस्थापन दूरी आपस में बराबर हो सकते हैं स्ट्रेट लाइन में मोशन हो तो, u प्लस ए बाई 2 इंटू में 2n माइनस 1। अभी मैं आपको समझा दूंगा न्यूमेरिकल से कि क्या है इसका मतलब। एक और फॉर्मूला है औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे में 2, और एक और फॉर्मूला है विस्थापन या दूरी के लिए, ये औसत वेग गुने में समय, औसत वेग गुने में समय, तो दूरी बराबर चाल गुने में समय होता है ना, चाल के स्थान पर आप वेग बोल सकते हो, तो यही है औसत वेग गुने में समय, औसत वेग के स्थान पर इस वाले फॉर्मूले को इसमें पुट किया गया है। इस दोनों वाले सूत्र में देखो आपको ए की आवश्यकता नहीं है, ए नहीं है, इसमें भी ए नहीं है, त्वरण नहीं है, इसमें भी त्वरण नहीं है, ठीक, इन दोनों में त्वरण नहीं है। आइए पहले हम लोग इसको समझते हैं, सवाल देखो, सवाल से हम लोग समझेंगे। एक पिंड विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करता है, 0 से चलना प्रारंभ करता है, 0 से चलना प्रारंभ करता है,
और 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से गति करता है। ये सारे के सारे जो हैं ये फॉर्मूला भी एक समान त्वरण के लिए ही है, नियत त्वरण के लिए ही है। ठीक है, ये सारे के सारे नियत त्वरण के लिए ही है, आप ऐसे बोलो। तो 0 से स्टार्ट किया था और त्वरण कितना है इसके पास 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी हर एक सेकंड में वेग जो है 4 मीटर पर सेकंड से बढ़ रहा है। पूछा है पिंड द्वारा चौथे सेकंड में कितनी दूरी तय की गई। आपसे 4 सेकंड में कितनी दूरी तय की गई ये नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया कि चौथे सेकंड में कितनी दूरी तय की गई। अब देखो यहां पर 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड और ये मान लीजिए कि 4 सेकंड। ठीक, अगर बोला जाता है कि 4 सेकंड में कितनी दूरी तय की जाएगी 4 सेकंड में, तो आप इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करते S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। और 4 सेकंड में का मतलब हो गया कि इस 0 से लेकर के 4 सेकंड तक इस पूरे समय का जो डिस्टेंस है 4 सेकंड का मतलब क्या हुआ कि 0 से स्टार्ट हुआ 0 सेकंड से और पूरे 4 सेकंड तक। लेकिन मान लीजिए कि हमें ना केवल इतनी दूरी चाहिए, केवल इतनी 3 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में कितनी दूरी तय की गई, केवल यही वाली डिस्टेंस अपने को चाहिए। तो क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे चौथे सेकंड में। ठीक है, चौथे सेकंड में हमें केवल ये डिस्टेंस चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, हमें केवल ये डिस्टेंस चाहिए तो कैसे निकालेंगे। तो आप बोलेंगे कि क्या करते हैं 0 से लेकर के 4 सेकंड तक की दूरी निकाल लेते हैं, फिर 0 से लेकर के 3 सेकंड तक की दूरी निकाल लेते हैं और घटा देंगे। तो ये जो 1 सेकंड है, ये जो समय अंतराल है 1 सेकंड का, इसके बीच में जितनी दूरी तय की गई है वो निकल करके आ जाएगी। यानी आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो चौथा सेकंड है, चौथा सेकंड का मतलब 3 सेकंड से 4 सेकंड के बीच का जो 1 सेकंड है ना, उसमें कितनी दूरी तय की गई। चौथे सेकंड का मतलब 3 से 4 सेकंड के बीच की दूरी, तीसरे सेकंड का मतलब 2 से 3 सेकंड के बीच की दूरी, दूसरे सेकंड का मतलब 1 से 2 सेकंड के बीच की दूरी, और पहले सेकंड का मतलब 0 से पहले सेकंड के बीच की दूरी। तो अगर आपको ये चौथे सेकंड में कितनी दूरी तय की गई वो अगर आपको चाहिए, यानी चौथे सेकंड में जितनी दूरी तय की अगर आपको ये चाहिए, तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको इस पूरे 4 सेकंड में 0 से लेकर 4 सेकंड तक ये दूरी निकालनी होगी। और फिर क्या करना होगा, इस 0 से लेकर के 3 सेकंड तक ये दूरी जो है निकालनी पड़ेगी, और फिर आप इसमें से घटा दोगे, तो आपको ना 2 बार ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एक बार आपको समय 4 सेकंड लेकर चलना पड़ेगा, फिर एक बार आप 3 सेकंड के लिए लेकर के चलेंगे, और तब जाकर के आप क्या करेंगे, जो 4 सेकंड में दूरी आएगी उसमें से घटा देंगे 3 सेकंड में जो दूरी आएगी। चलो हम लोग एक बार बना ही लेते हैं। इसी वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल कीजिए। तो विराम अवस्था से चलना प्रारंभ किया तो u तो हमारा 0 हो जाएगा, u हमारा 0 आ जाएगा, हाफ AT स्क्वायर हम लोग लिखेंगे, तो हाफ हो जाएगा, a का मान 4 है और समय हमारे पास 4 सेकंड है, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, चलो माइनस फिर से लिख लेते हैं इसके लिए, हाफ a का मान 4 हो जाएगा और समय 3 सेकंड, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ये आ गया, 2 से 4 इसको उड़ाएंगे तो ये 32 हो जाएगा, 32 माइनस ये हो जाएगा 18, तो ये आपका आ गया 14 मीटर, ये 14 मीटर आ गया। तो इसी प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा, फॉर्मूला है हमारे पास s nth का मतलब nवां सेकंड है ना, बोलते हैं ना दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, चौथा सेकंड, पांचवा सेकंड, तो n के स्थान पर 2 3 4 5 ये मान आएगा। ये होता है u प्लस a/2 2n माइनस 1, ये फॉर्मूला है। अब देखो हमारे पास nth के स्थान पर फोर्थ है, nth के स्थान पर क्या है कि फोर्थ है। देखो यहाँ पर s4 है, यहाँ पर s4 है, फोर्थ, और ये 4 है। u हमारा 0 हो जाएगा, a का मान 4 है तो 4/2 हो जाएगा, 2 गुने में n के स्थान पर क्या है, देखो ये nth है ये फोर्थ है, तो n के स्थान पर क्या है 2 है, सॉरी n के स्थान पर 4 है,
2 गुने में 4 माइनस में 1, ये हो जाएगा 2 गुने में 4 8, 8 में से 1 गया तो 7 हो जाएगा। ये आ गया 14 मीटर। तो दोनों तरीके से मैंने आपको समझा दिया। मान लीजिए कि तीसरे सेकंड में अगर पूछा जाता, तीसरे सेकंड का मतलब हो गया कि 2 से 3 सेकंड के बीच, तीसरे सेकंड में अगर पूछा जाता यानी कि 2 से 3 सेकंड के बीच, तो कैसे निकालते हैं? 0 से 3 सेकंड के बीच की दूरी, फिर 0 से 2 सेकंड के बीच की दूरी, फिर घटा लेंगे। लेकिन इतना करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली हम लोग ये फॉर्मूला लगाते, n के स्थान पर 3 डाल देते हैं। एक और सवाल देखते हैं। एक पिंड विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है तो u का मान 0 हो जाएगा। पिंड द्वारा चौथे और तीसरे सेकंड में तय की गई दूरी का अनुपात क्या है? पहले तो चौथे सेकंड यानी जो nth है हमारा, यहां पर ये 4th है, और यहां पर तीसरे सेकंड है, यानी कि इस वाले केस में जो nth है हमारा वो 3rd है, समझे आप? और u हमारा 0 है, तो रेशियो चाहिए। तो फॉर्मूला है हमारे पास s nth बराबर u प्लस a बाई 2n-1। इन दोनों केस के लिए हम लोग यही वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। पहले हम लोग लिखेंगे 4th सेकंड के लिए, ठीक, फिर लिखेंगे 3rd सेकंड के लिए और रेशियो ले लेंगे। अब देखो u तो हमारा 0 है, तो ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा, ठीक। तो ये a बाई 2 इंटू में 2 गुने में n के स्थान पर 4 है, 4 माइनस 1 बटे में a बाई 2 इंटू में 2 इंटू n के जगह पर हम लोग यहाँ पर 3 डालेंगे, 3 माइनस 1, ये a बाई 2 से a बाई 2 खत्म हो जाएगा, ये 8 में से 1 जाएगा 7 हो जाएगा, और ये 6 में से 1 जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो 7 बटे में 5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस वाले फॉर्मूले से ना सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। एक कार सीधी रेखा में नियत त्वरण से गति कर रही है, सीधी रेखा में गति हो रही है नियत त्वरण के साथ। 135 मीटर दूरी तय करने में यह अपना वेग 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड बदल लेती है। इस दूरी को तय करने में कार ने कितना समय लिया? देखो आपको ना सवाल में क्या सब दिया गया है, आपको सवाल में दिया गया है कि u देखिए, पहले जो प्रारंभिक वेग था वो 10 मीटर पर सेकंड था, फिर क्या होता है, त्वरण है कुछ न कुछ, नियत त्वरण है, हमें त्वरण नहीं पता है कितना है, लेकिन हमें यह पता है कि बाद में उस त्वरण के कारण जो है वेग 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है। अब यहां से यहां वेग को आने में तब तक दूरी चल ली जाती है 135 मीटर। नो डाउट कुछ न कुछ समय भी लगा होगा, ये समय आपको चाहिए। अब देखो आप जो है यहां पर ये कर सकते हो कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as से आप क्या करेंगे कि यहां से आप a निकाल लेंगे, त्वरण निकाल लेंगे। v आपको पता है, u पता है, s पता है, a निकाल लेंगे, और उसके बाद आप v बराबर u प्लस at फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, v बराबर u प्लस at फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, आप t निकाल लेंगे। आपके पास v पता है, u पता है, a पता है, यहाँ से a निकल जाएगा तो t निकल जाएगा। लेकिन दो फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लोग एक फॉर्मूला लगा करके सवाल बना सकते हैं। तो अभी आपने एक फॉर्मूला देखा था s बराबर दूरी या फिर विस्थापन बराबर औसत चाल गुने में समय। तो औसत चाल का एक फॉर्मूला ये होता है ना, अगर त्वरण जो है वो नियत है और गुने में समय। ये फॉर्मूला जो है आप ध्यान में रख सकते हो, ये है दूरी या विस्थापन बराबर औसत चाल गुने में समय, या फिर औसत वेग गुने में समय बोल सकते हो। अब ये s आपको पता है 135 मीटर है, u आपको पता है 10 है, v आपको पता है 20 है, बटे में 2 और गुने में समय आपको चाहिए, समय आपको चाहिए। तो ये 135 गुने में 2 हो जाएगा और बटे में ये 20 और 10 30 हो जाएगा। ये हमारा समय निकल करके आएगा। तो 2 से हम इसको उड़ाएंगे 15 बार में, 2 से इसको उड़ाएंगे 15 बार में, ये 9 सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा। 15 से इसको उड़ाएंगे 9 सेकंड। तो चाहो तो आप ये वाला इस्तेमाल कर लो, आपके पास a नहीं है, u v t से ही काम हो जाएगा। अदरवाइज आप ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपको क्लिक कर जाए एग्जाम में वैसे आप उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके बना लेना। एक कार जो कि विराम अवस्था में थी,
20 सेकंड में 144 किलोमीटर पर आवर से एक समान रूप से त्वरित होती है। तो बाद में जो वेग है ये 144 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। 144 किलोमीटर पर आवर है तो इसको हम लोग चेंज कर देते हैं मीटर पर सेकंड में। तो 5/18 करेंगे, ये 40 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। समय कितना लगा? 0 से इस वेग को प्राप्त करने में समय लगा 20 सेकंड, और कुछ न कुछ त्वरण है इसके पास, नियत त्वरण है, एक समान त्वरण है। कितनी दूरी तय की गई यही आपसे पूछा गया है। तो यहां पर फिर से आप फॉर्मूला लगा सकते हो, S बराबर U प्लस V/2 इंटू में T। त्वरण आपको नहीं है तो बिना त्वरण वाला हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, त्वरण अपने को नहीं चाहिए। S बराबर U हमारे पास 0 है, V का मान 40 है, बट्टे में 2 हो जाएगा, गुने में समय 20 सेकंड है। तो ये 40 गुने में 10 यानी कि 400 मीटर। 400 मीटर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप चाहते तो ऐसे ही बना लेते हैं, पहले आप त्वरण निकाल लो, v माइनस में u बाई टी। v का मान 40 है, u का मान 0 है, समय आपके पास 20 है, तो ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण हो जाता है। फिर आप क्या करते हैं, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाते हैं। u का मान 0 है तो यू टी 0 हो जाता, यहाँ से हाफ हो जाता, a का मान 2 है, हाफ ए टी स्क्वायर, t का मान 20 है तो 20 गुने में 20 हो जाता, 2 से ये 2 खत्म हो जाता, ये 400 मीटर आता। तो आप ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आसानी है। आप ऐसे भी बना लो चाहे आप ऐसे बना लो, आपके पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपके 9th के बुक में भी दिया गया है, औसत चाल का ये फॉर्मूला या फिर औसत वेग का ये फॉर्मूला, तो मैंने आपको ये बता दिया है। आप ऐसे ही बना सकते हो या फिर आप ऐसे बना लो। तो दोस्तों इसी के साथ मोशन चैप्टर का जो ये चौथा क्लास है ये यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, क्लास 5 में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।